चलिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो पास्ट का मतलब होता क्या है, भूतकाल, और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। मतलब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वैसे एक्शंस के बारे में जो इसकी डिफिनेशन से समझते हैं कि क्या कहता है। तो बताता है इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन, ये वैसे कार्य को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है विच टूक प्लेस इन द पास्ट, जो भूतकाल में होता था। लाइक हैबिट्स, लाइक हैबिट मतलब किसी भी व्यक्ति का आदत को भी बताने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, मतलब वैसा आदत जो पास्ट में हुआ करता था अब नहीं। रिपीटेड एक्शन, वैसा कार्य जो पास्ट में बार बार होता था, वैसे कार्य को बताने के लिए भी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। एंड नेचर, और किसी भी व्यक्ति का स्वभाव को बताने के लिए भी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। इट ऑलवेज टुक सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, और इसमें हमेशा क्रिया का दूसरा रूप लेता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका रूल्स के बारे में। तो रूल्स है यहाँ पे ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ में बी टू का प्रयोग होगा, आई के साथ में भी क्रिया का दूसरा रूप, और यू वी दे पी नेम्स के साथ में भी क्रिया का दूसरा रूप। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद क्रिया का दूसरा रूप लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर वर्ड। ठीक है, अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कि इसका एग्जाम्पल्स कैसे होता है। तो एग्जाम्पल्स हो गया राम खाता था। तो देखिए यहाँ पे इस एक्शन से ही पता चलता है कि राम खाता था, अब नहीं खाता है, मतलब ये पास्ट में ये काम हुआ करता था। कब होता था, ये भी क्रिया जो है सही पूर्ण रूप से क्या है, अनिश्चित है। कब होता था इसकी कोई यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया, मेंशन नहीं है, तो मतलब है कि ये काम जो है सब पास्ट में हुआ करता था। तो ये काम अभी क्या है, अनिश्चित है, मतलब ये पास्ट में ये काम जो है सो अनिश्चित था पूर्ण रूप से। तो ये क्या हो जाएगा, राम के साथ राम एट V2 का यूज होगा। वह जाती थी, ये पास्ट में, पास्ट का एक्शन बता रहा है कि पास्ट में ऐसा हुआ करता था, वह जाती थी अब नहीं जाती है। तो ये पास्ट में वो एक्शन है जो हुआ करता था, क्या हो जाएगा, सी वेंट। ठीक है, अब हम लोग और एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के और सारे एग्जांपल्स, उसके बाद नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एग्जांपल्स। राम स्कूल जाता था। तो देखिए यहाँ पे एक्शन से ही लग रहा है कि ये काम पास्ट में हुआ करता था, लेकिन कब होता था इसकी कोई निश्चित नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, वैसा कार्य जो पास्ट में अनिश्चित हुआ करता था। तो वैसे कार्य को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या इसमें पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या हो जाएगा, राम वेंट टू स्कूल, क्रिया का दूसरा रूप लग गया। वे लोग खेलते थे, दे प्लेड, कब खेलते थे इसकी कोई निश्चित नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है कि ये काम पास्ट में हुआ करता था। राम और श्याम जाते थे, देखो इससे ये पता चल रहा है कि पास्ट में ये काम हुआ करता था, अब नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वैसा कार्य जो पास्ट में हुआ करता था। कब होता था, ये अनिश्चित है, ये अनिश्चित होता था, वो अनिश्चित मतलब कोई निश्चित नहीं था वो एक्शन कि कब होता था। तो राम एंड श्याम वेंट, मैं काम करता था, कब काम करते थे इसकी कोई निश्चित नहीं है, मतलब ये अनिश्चित है। मतलब क्या हो जाएगा, आई वॉक। सीता गाना गाती थी, देखिए ये बता रहा है, इससे पता चल रहा है सीता गाना गाती थी, मतलब ये काम जो है सब पास्ट में हुआ करता था। तो क्या हो जाएगा, सीता संग ये सॉन्ग। वे लोग आते थे, देखिए एक्शन से ही लग रहा है, इस वाक्य के भाव से ही लग रहा है कि ये काम पास्ट में हुआ करता था, अब नहीं हो रहा है। क्या हो जाएगा, दे केम। मेरा दोस्त मेरा घर जाता था, मतलब मेरा दोस्त जो है मेरा घर जाता था, ये काम कब होता था, पास्ट में। कब होता था इसकी कोई निश्चित नहीं है। और हम लोग जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है वैसा कार्य जो पास्ट में अनिश्चित रूप से होता था,
वो उस काम का कोई निश्चित नहीं था। तो ये अनिश्चित हो के क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड केम टू माई होम। वह गांव में पढ़ाता था, वह गांव में पढ़ाता था। तो यहाँ पे ये लग रहा है, एक्शन से ही पता चल रहा है कि ये काम पास्ट में हुआ करता था, अब नहीं हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, ही टाउट इन द विलेज। हम लोग किताब पढ़ते थे, मतलब हम लोग किताब पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ रहे हैं। तो मतलब ये पास्ट में ये काम हुआ करता था। क्या हो जाएगा, वी रेड ए बुक। तुम जानते थे, तो ऐसा बोल, तुम जानते थे, अभी की बात नहीं बता रहा है, ये पास्ट के बारे में बता रहा है कि तुम जानते थे। क्या हो जाएगा, यू न्यू। अब हम लोग बात करते हैं इसका नेगेटिव के बारे में। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर में हम लोग देखें कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट भी टू का प्रयोग होता है, क्रिया का दूसरा रूप, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर लगता है। लेकिन जब हम लोग नेगेटिव बनाते हैं तो उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जब नहीं रहता है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग पहले पढ़े थे V1, V2, V3 और V4 और V5। इसमें होता था डू, इसमें आता था डिड, इसमें आता था डन, इसमें आता था डूइंग, और इसमें आता डज। हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जब पढ़ते थे तो उसमें आता था सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V1 या फिर V5। तो V1 और V5 वाला हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करते थे डू और डज, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH बनाने के लिए। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब यहाँ बात कर रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट में हमेशा V2 का प्रयोग होता है, तो V2 वाला हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब जगह हेल्पिंग वर्ब यही यूज होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, वह स्कूल नहीं जाता था, मतलब पास्ट में वो काम नहीं करता था। तो कब, इसकी कोई निश्चित नहीं है, मतलब ये काम जो है सब अनिश्चित रूप से पास्ट में होता था। तो क्या हो जाएगा, he did not go to a school। देखिए क्रिया का दूसरा रूप लग गया, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब जब did लग जाएगा तो आने वाला वर्ब डायरेक्ट V1 में हो जाएगा। तो यहाँ did लग गया, V1 लग गया। तुम नहीं खेलते थे, तुम नहीं खेलते थे, मतलब पास्ट में ये काम नहीं होता था। तो क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट प्ले। सीता नहीं जानती थी, देखिए सीता नहीं जानती थी, तो क्या हो जाएगा, सीता डिड नॉट नो हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा V2 वाला, तो डिड, उसके बाद V1 सॉरी सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद डिड लगेगा हेल्पिंग एज ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और नोट लगेगा, उसके बाद क्रिया का पहला रूप लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर वर्ड लगेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता क्या है, वैसा सेंटेंस जिसका आंसर यस या नो में हो, उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्या तुम जानते थे, तो यहाँ देखिए क्या तुम जानते थे, तो इस सेंटेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब को हम लोग बाहर कर देंगे। तो इस सेंटेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, V2 वाला हेल्पिंग वर्ब जो डिड है हम लोग का, तो वो यूज हो रहा है। तो डिड को बाहर कर दिए और लगा दिए, क्या हो गया, डिड यू नो। क्या आप किताब पढ़ते थे, तो क्या हो जाएगा, तो डिड यू रीड अ बुक। क्या राम खेलता था, क्या राम खेलता था, क्या से क्वेश्चन कर रहा है, तो हम लोग वर्ड तो लिख नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब बाहर कर दिए, तो डिड राम प्ले। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पहले डिड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद V1 लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर वर्ड लगेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसका WH क्वेश्चंस के बारे में। तो WH क्वेश्चंस है क्या, तो हम लोग यहाँ बात करेंगे अब WH क्वेश्चंस के बारे में। तो WH क्वेश्चंस मतलब होता है वैसा वाक्य जिसका आंसर हम रीजन के साथ हमें पे करना पड़ता है, उसका आंसर हम यस या नो के रूप में नहीं दे सकते। जैसे कि राम क्या करता था,
तो राम क्या करता था, इसका आंसर हम हाँ यस या नो में नहीं दे सकते हैं, हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, हमें रीजन बताना पड़ेगा। तो वैसा सेंटेंस जिसको हमको रीजन के साथ में बताना होता है उसे हम लोग बोलते हैं WH क्वेश्चंस। तो WH क्वेश्चंस में क्या होता है कि WH वर्ड पहले लिखा आता है। तो इस सेंटेंस में WH वर्ड हो गया क्या, तो क्या का वर्ड हम लोग पहले लिखेंगे और WH के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 का है, V2 का सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो हेल्पिंग वर्ब लग गया, उसके बाद राम हो गया, उसके बाद डू लग गया। वह कब आता था, तो देखो कब क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम लोग को, वह कब आता था। तो इसका आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, हमें रीजन बताना पड़ेगा। तो ये कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, ये WH वर्ड कहलाएगा, WH क्वेश्चंस कहलाएगा। तो WH क्वेश्चंस में क्या करते हैं, WH वर्ड पहले प्रयोग होगा। तो यहाँ when लग गया, उसके बाद did लग गया एज ए हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद he, उसके बाद come। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो पहले WH वर्ड का पहले WH वर्ड लगेगा, उसके बाद did लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद क्रिया का पहला रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर वर्ड लगेगा। अब हम लोग इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो मतलब ऐसा सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट हो और उसमें नोट भी इंक्लूड हो, वैसे सेंटेंस को या वैसे वाक्य को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब देखते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में किस तरह का वाक्य आता है। तो यहाँ हो गया, क्या राम नहीं खेलता था। तो देखो क्या राम नहीं खेलता था, क्या ये काम पास्ट में नहीं हुआ करता था, ऐसा हम लोग से पूछा जा रहा है। मतलब पास्ट वाले एक्शन के बारे में हम लोग से पूछा जा रहा है, लेकिन कब ये एक्शन होता था ये चीज कुछ भी निश्चित नहीं है। मतलब पास्ट इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित कार्य के बारे में बता रहा है। क्या हो जाएगा, डिड राम नोट प्ले। अब इस नोट को आप यहां भी रख सकते हैं और इस हेल्पिंग वर्ब के साथ भी रख सकते हैं, ठीक है। क्या मैं किताब नहीं पढ़ाता था, क्या मैं किताब नहीं पढ़ाता था, तो क्या हो जाएगा, डिड आई नॉट टीच ए बुक। क्या वे लोग गांव में नहीं रहते थे, क्या वे लोग गांव में नहीं रहते थे, तो क्या हो जाएगा, डिड दे नॉट लिव इन द विलेज। इसके स्ट्रक्चर की यदि हम लोग बात करें तो आ जाता है, पहले डिड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद नोट लगेगा, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। तो ये रही हम लोग का पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोग बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मोर यूजेस के बारे में। चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के और सारे यूजेस के बारे में। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वांट का प्रयोग कैसे होता है। यहाँ देखते हैं, वांट मीन्स चाहना, वह खाना चाहता था। देखिए वो पास्ट में दो काम करना चाहता था, एक चाहने का काम और एक खाने का काम। तो हम लोग जानते हैं कि इन दोनों में से जो काम पहले होगा वही इसका मेन वर्ब कहलाएगा। तो चाहने का काम पहले होगा तभी खाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही वांटेड टू ईट, मतलब क्रिया का दूसरा रूप वांट में लग जाएगा क्योंकि सबसे पहले यही काम होगा तो मेन वर्ब वही बनेगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कि पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद क्रिया का दूसरा रूप, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर लगता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वांट का परिवांटेड लग जाएगा इसमें। उसी तरह से आप जाना चाहते थे तो क्या हो जाएगा, यू वांटेड टू गो। सीता स्कूल जाना चाहती थी तो क्या हो जाएगा, सीता वांटेड टू गो टू स्कूल। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वांटेड लगेगा, उसके बाद टू लगेगा, उसके बाद V1 क्रिया का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर वर्ड, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नाउ का यूज कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नाउ का यूज कैसे होता है। तो यहाँ देखो, वह खेलना जानता था, इसका मतलब लग रहा है ऐसा कि वह खेलना जानता था कि वो कैसे खेला जाता है, उस खेल को खेलना वो जानता था कैसे खेला जाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वह खेलना जानता था। तो हम लोग इसको क्या बनाएंगे, ही न्यू हाउ टू प्ले। सीता जाना जानती थी तो क्या हो जाएगा, सीता न्यू हाउ टू गो। आप पढ़ाना जानते थे तो क्या हो जाएगा, यू न्यू हाउ टू टीच
इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद न्यू लगेगा, उसके बाद हाउ लगेगा, फिर टू लगेगा, फिर क्रिया का पहला रूप लगेगा, क्रिया का पहला रूप लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर वर्ड। अब हम लोग बात करते हैं इस सेंटेंस में बिगन का यूज होने वाले वाक्य के बारे में, जैसे कि लगना। लगना, इससे ये लगता है कि ये काम होने लगता है, मतलब ऐसा आपको प्रतीत होगा कि आप जो कहना चाह रहे थे वो काम ना होकर कोई अदर काम जो है सो होने लगता होगा। जैसे कि वह खेलने लगता था, ऐसा लगता है कि जैसे कि हम कुछ उसे कहते यदि होंगे तो उस काम को छोड़कर वो दूसरे काम में इंगेज हो जाता था। जिस तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़े थे, सेम टू सेम, सिर्फ टाइम का डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। वहां प्रेजेंट होता था और यहाँ पास्ट हो गया, मतलब पास्ट में क्या हो जाएगा, वह खेलने लगता था। ऐसा लगता है कि यदि हम उसको कहते होंगे जाकर उसे कि चलो पढ़ने के लिए, तो उस काम को छोड़कर वो खेलने लगता था, वो अदर काम में इंगेज हो जाता था। तो वैसे सेंटेंस को बनाने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा, सी बिगन टू प्ले, वे लोग बोलने लगते थे। जैसे कि लगता है कि हम उसके सामने में खड़े हो, कुछ कहने से पहले वे लोग बोलने लगते हो, तो मतलब तुरंत दूसरा काम में एंगेज हो जाता था। तो क्या हो जाएगा, दे बिगिन टू स्पीक। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद बिगन लगेगा, फिर टू लगेगा, फिर क्रिया का पहला रूप लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद अदर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कीप ऑन का यूज कैसे होता है। तो कीप ऑन का मतलब होता है रहना। जैसे वैसा कार्य जो पास्ट में जो होता होगा तो होते रह जाता होगा, जैसे कि वह खेलते रहती थी, ऐसा लगता है कि पास्ट में जब ये काम होता था तो होते रह जाता था, है ना। तो क्या हो जाएगा ये, सी केप्ट ऑन प्लेइंग, वे लोग दौड़ते रहते थे, ऐसा लगता है कि जब वो लोग दौड़ते थे तो दौड़ते रह जाते थे, मतलब पास्ट में वो काम होता था तो होते रह जाता था, लेकिन कब ये कोई निश्चित नहीं है, मतलब ये काम जो है पूर्ण रूप से अनिश्चित है। तो अनिश्चित रूप से ये काम जब होता था तो होते रह जाता था। क्या हो जाएगा, दे केप्ट ऑन रनिंग। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर कैप्ट लगेगा, उसके बाद ऑन लगेगा, फिर क्रिया का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर, कोई अदर, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जितने सारे वाक्य थे सारे पूर्ण रूप से अनिश्चित था।